अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग। एज यू नो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्ड इज़ द फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम्स टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड। कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स को, हम एटम्स नहीं कह सकते स्पेसिफिकली, हम आइंस भी बोल सकते हैं, टू और मोर एटम्स और आइंस, हम आइंस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म द लार्ज वैरायटी ऑफ द कंपाउंड, ताकि वो लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो है उनको बना सके, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे ये सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो सोडियम और क्लोराइड की अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो सोडियम की ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है और क्लोराइड की ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बनता है, दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं। इसी तरह से जो है अगर मैं बात करूं वाटर की, तो ऑक्सीजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, कोवलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान, वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। C.B मैंने लिख दिया, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से मेटल एटम के दरमियान मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स को, आइंस को आपस में क्या करती है, बाइंड करके रखती है, उनको आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। और इस टाइप की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्डिंग का वर्ड है ना, बॉन्डिंग का मतलब होता है अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। और वही चीज़ है जो हम यहाँ पे अब डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जिनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। एक बात और स्टूडेंट्स के, ये जो एटम्स हैं या आइंस हैं, ये बॉन्ड बनाते क्यों हैं, ठीक है। ये बॉन्ड बनाते हैं टू गेन दी स्टेबिलिटी। जिस तरह से अगर हम कहें नोबल गैसेस की बात करते हैं कि वो नॉन रिएक्टिव हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि उनकी ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट है। तो बाकी जितने भी एटम्स हैं या आइंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन के लूज़, गेन या फिर शेयर के ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से और इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। इन तमाम बॉन्ड्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइन। ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। ऑपोजिटली चार्ज आइन में हमने एग्जाम्पल को स्टडी किया था अभी, सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज था और क्लोराइड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस बॉन्ड को हम किसका नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी हम ये कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आयोनिक बॉन्ड बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम ये भी कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, एक ऐसा एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, टू अनदर एटम या टू अदर एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना है जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, और होना किसकी तरफ से है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें से मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, गेन करती हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं और पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हम इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो इन नेचर भी बोलते हैं,
ठीक है, कि मेटल्स जो हैं दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स की हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, ठीक है, और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आती हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आयनिक बॉन्ड है क्या, बनता कैसे है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम इसके एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम्पल में है हमारे पास NaCl। तो सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के हिसाब से पहले में 2, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन और अगले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले नहीं सकता, तो ये क्या होगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ कर देगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा 2 और 8। तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आयोनाइजेशन एनर्जी, और आपको पता होना चाहिए कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है। अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास Cl है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7, टोटल 17, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया 2, 8 और 8, और ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और कितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है भला क्लोराइड की, मतलब जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है तो -349 किलो जूल पर मोल, इतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। ठीक है, जब भी पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो इस केस में भी यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है कि न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। तो ये वैल्यू माइनस में होती है, और माइनस साइन सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। अब आपके पास सोडियम आयन भी बन गया और अब आपके पास क्लोराइड आयन भी बन गया, ये आपस में कंबाइन होंगे और सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास बन जाएगा, और इन दोनों के दरमियान अब जो बॉन्ड इस्टेब्लिश होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये आयोनिक बॉन्ड को हम सिंपली बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि हमारे पास सोडियम और क्लोराइड इन दोनों के दरमियान इस्टेब्लिश होती है, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो -787 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास डिफरेंट एटम्स के दरमियान जिनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की या जिनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा देख लें तो वही चीज़ है, उन्होंने सोडियम क्लोराइड की ही एग्जांपल दी हुई है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने शेल्स के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले में हमारे पास 2, उससे अगले में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और उससे वेरी नेक्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। और जबकि Cl के केस में पहले में कितने आ जाएंगे, हमारे पास 2 आ जाएंगे, फिर कितने आ जाएंगे, 8, ठीक हो गया, और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो जगह की कमी की वजह से ये इस तरह से हो गया। हालांकि ये शेयरिंग नहीं होती, आप शेयरिंग ना कर दीजिएगा, दोनों को सेपरेटली बनाइएगा। तो यहाँ पे फिर ये सोडियम ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर लूज़ करता है, और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वजह से जो है यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आई होगी। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।